हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है धूमकेतु लियोनार्ड। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये, और आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। और धूमकेतु क्या होता है इसके विषय में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, धूमकेतु लियोनार्ड के भले ही साल के अंत में दीदार होंगे, लेकिन इसने अभी से धूम मचानी शुरू कर दी है। धूमकेतु सी 2021 A1 इसी साल 3 जनवरी को खोजा गया था। माना जा रहा है कि लियोनार्ड इस वर्ष का सर्वाधिक चमकीला धूमकेतु होगा। इसे लेकर खगोल वैज्ञानिक उत्साहित हैं और तैयारियों में लगे हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशिभूषण पांडे के अनुसार इस धूमकेतु को जॉर्ज लियोनार्ड ने खोजा है, और यह अभी धरती से लगभग 34.90 करोड़ किलोमीटर दूर है। वर्तमान में इसे दूरबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। दिसंबर 2021 में जब यह धरती के करीब से गुजरेगा तो इसे बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। 12 दिसंबर को पृथ्वी के सर्वाधिक करीब आने पर इसकी दूरी 42.35 लाख किलोमीटर रह जाएगी। अभी यह मार्स अर्थात मंगल और जुपिटर बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है, और अपने पथ पर यह सूर्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यह सूर्य के करीब पहुंचने लगेगा, इसकी पूंछ भी लंबी होती चली जाएगी। माना जा रहा है कि यह इस साल का सर्वाधिक चमकीला धूमकेतु होगा, और इसके चलते धूमकेतुओं पर अध्ययन करने वाले विज्ञानियों व एस्ट्रोफोटोग्राफर ने अभी से इसकी पहचान करनी शुरू कर दी है। इसकी तस्वीर कैमरे में कैद करने के लिए तैयारियां होने लगी हैं। लाखों किलोमीटर लंबी हो जाती है पूंछ। धूमकेतु हमारे सौर मंडल के अंतिम छोर के सदस्य हैं, जो ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के नज़दीक पहुंचने पर इनकी लाखों किलोमीटर लंबी पूंछ निकल आती है। इसका बाहरी आवरण बर्फ से ढका होता है, जिस कारण यह चमकदार व बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि धूमकेतु क्या होता है। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, और यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। फ्रेंड्स, धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक नाभि, दूसरा कोमा और तीसरा पूंछ। एक एक करके इनके विषय में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव से नाभि की गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है, और इससे कोमा का आकार बढ़कर करोड़ों मील तक हो जाता है। कोमा से निकलने वाली गैस और धूल अरबों मील लंबी पूंछ का आकार ग्रहण कर लेती है। सौर हवा के कारण यह पूंछ सूर्य से उल्टी दिशा में होती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, पूंछ का आकार बढ़ता चला जाता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ नाभि और कोमा के विषय में थोड़ा डिटेल में बात कर देते हैं। तो धूमकेतु की नाभि का विस्तार 100 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर से अधिक तक माना जाता है। यह चट्टान, धूल, बर्फ और जमी हुई गैसों जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया से बने होते हैं। द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण धूमकेतु की नाभि अपने गुरुत्व के अंतर्गत गोलाकार रूप धारण नहीं कर पाता, और इसीलिए उसका आकार अनियमित होता है। इन्हें अक्सर गंदी बर्फीली गेंद जैसे लोकप्रिय रूप में वर्णित किया जाता है। इनकी शुष्क धूल या चट्टानी सतहों के हाल के निरीक्षणों से पता चला है कि इनकी बर्फ परत के नीचे छिपी हुई रहती है। धूमकेतु में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। गैसों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इनमें मिथेनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड, इथेनॉल, इथेन जैसे कार्बनिक यौगिकों के साथ साथ शायद लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन और एमिनो अम्ल जैसे जटिल अणु भी पाए जाते हैं। सन 2009 में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि धूमकेतु की धूल में एमिनो अम्ल ग्लाइसिन पाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से धूमकेतु की नाभि हमारी सौर प्रणाली में पाए जाने वाले सबसे कम परावर्तक निकाय हैं। गियोटटो अंतरिक्ष यान ने पाया कि हेली धूमकेतु की नाभि आपतित प्रकाश का लगभग 4% भाग परावर्तित करता है, तथा डीप स्पेस वन ने खोज की कि बोरेली धूमकेतु की सतह आपतित प्रकाश का केवल 2.4 से 3% ही परावर्तित करता है। इसी तरह
एस्फाल्ट 7% प्रकाश परावर्तित करता है। फ्रेंड्स, अब कोमा के विषय में बात कर देते हैं। बाहरी सौरमंडल में धूमकेतु जमा हुआ और बहुत छोटे आकार का होता है और इस कारण पृथ्वी से इसका पता लगाना बहुत कठिन या लगभग असंभव है। लेकिन जैसे ही यह अंदरूनी सौरमंडल में प्रवेश करता है, सौर विकिरण के कारण धूमकेतु का स्थिर पदार्थ भाप बनकर धूल को साथ लेकर धारा के रूप में नाभि से बाहर निकलता है। बहुत बड़ी मात्रा में निकलने वाली धूल और गैस की यह धारा धूमकेतु के चारों ओर अत्यंत कमजोर वातावरण बनाती है, जिसे कोमा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा धूमकेतुओं के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार धूमकेतु का आगमन अपशकुन लाने वाला माना जाता है। कुछ लोगों ने इसे गिरते तारे की संज्ञा दी थी। अरस्तु ने अपनी प्रथम पुस्तक मीटरोलॉजी में धूमकेतु की चर्चा की थी। पहले के कई बुद्धिजीवियों ने इसे सौरमंडल के ग्रहों के रूप में मान्यता दी थी, परंतु अरस्तु ने इस धारणा को नकार दिया क्योंकि यह आकाश में एक निश्चित नक्षत्र में दिखाई देते हैं, जबकि धूमकेतु आसमान में कहीं भी देखे जा सकते हैं। अरस्तु के अनुसार धूमकेतुओं का जन्म पृथ्वी के बाहरी वातावरण में हुआ था। धूमकेतुओं की तरह उल्का, एरोरा, बोरोलियास और आकाशगंगा के लिए भी अरस्तु की यही मान्यता थी। अरस्तु के इस मत से कई तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने असहमति जताई थी। सेनेका ने नेचुरल क्वेश्चन में इस मत पर असहमति व्यक्त की है। उसके अनुसार धूमकेतुओं पर बाहरी वातावरण या पवन का कोई असर नहीं होता। तब के मानव को अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम ज्ञान था। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं धूमकेतु के कक्षीय लक्षण के विषय में। धूमकेतु को उसकी भ्रमण कक्षा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। छोटी भ्रमण कक्षा वाले धूमकेतु की कक्षा 200 वर्ष से छोटी होती है, जबकि लंबी भ्रमण कक्षा वाले धूमकेतु की कक्षा बहुत लंबी होने के बावजूद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर होती है। एकल भ्रमण धूमकेतुओं की कक्षा परवलयाकार या अतिवलयाकार होने से ऐसे धूमकेतु एक बार सूर्य का चक्कर लगाकर हमेशा के लिए सौरमंडल के बाहर चले जाते हैं। छोटी कक्षा वाले एंके धूमकेतु की कक्षा सूर्य और गुरु के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कक्षा वाले धूमकेतु की उत्पत्ति क्यूपर बेल्ट में, जबकि लंबी भ्रमण कक्षा वाले धूमकेतु की उत्पत्ति ऊर्ट बादल में होती है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करते हुए किसी तारे के पास से गुजरता है या जब सूर्य का संभावित साथी तारा नेमेसिस या प्लेनेट एक्स उसके नजदीक आता है, तब धूमकेतु बहुत लंबी भ्रमण कक्षा धारण करते हैं। कम द्रव्यमान और अंडाकार कक्षा के कारण धूमकेतु कभी कभी बड़े ग्रहों की तरफ आकर्षित होते हैं और इससे उसकी कक्षा पर असर पड़ता है। छोटी कक्षा वाले धूमकेतुओं का एक केंद्र बड़े ग्रहों की कक्षा के अंदर स्थित होता है और यह स्पष्ट है कि ऊर्ट बादल से आने वाले धूमकेतुओं की कक्षा पर बड़े ग्रहों का असर पड़ता है। बड़ी संख्या में ऐसे धूमकेतुओं का विशेष रूप से बृहस्पति पर असर पड़ता है, जिसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के द्रव्यमान से भी ज्यादा है। परिक्रमा कक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण कभी कभी पहले से खोजे गए धूमकेतु खो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि खोजे गए नए धूमकेतु के गहन अध्ययन के बाद वह गुमशुदा धूमकेतु के रूप में पहचाने जाते हैं। 11P टेम्पल स्विफ्ट लीनियर धूमकेतु इसका उदाहरण है। सन 1869 में उसको सबसे पहले देखा गया। 1908 के बाद बृहस्पति के प्रभाव के कारण उसकी कक्षा बदल गई और वह अंतरिक्ष में कहीं ओझल हो गया। सन 2001 में लीनियर नाम के वैज्ञानिक ने उसकी फिर से खोज की थी। फ्रेंड्स, चलते चलते जान लेते हैं कुछ प्रसिद्ध धूमकेतुओं के विषय में। तो हेली धूमकेतु, धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 और हेल बॉप धूमकेतु। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।